वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7th 8th 5th 6th 7th चैप्टर नंबर 7th, दैट इज अंडरस्टैंडिंग मार्गनाइजेशन। यानी कि मार्गनाइजेशन क्या चीज है, ये कौन से लोग हैं जिनको हम मॉर्गन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि जब भी हमने हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ी तो हमने वहां पे क्या देखा था। हमने देखा था एक साइड तो किंग्स रूल कर रहे हैं, एक साइड तो किंग्स टेम्पल्स बना रहे हैं, दूसरे साइड से वो लोग भी हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, दूसरे साइड से खोखार्स हैं जो कहां पे पहाड़ों में रह रहे हैं, दूसरे साइड से वो ट्रैवल कम्युनिटी है जो ट्रैवल कम्युनिटी फॉरेस्ट्स में रह रहे हैं, दूसरी साइड से वो लोग भी हैं जिनका अपना डाइटी होता है, दूसरे साइड से वो लोग भी हैं जो अपनी तरीके से खाना खा रहे हैं, दूसरे तरीके से वो लोग भी हैं जो अपने जो उनके मतलब रिलीजियस को फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इस किंगशिप को नहीं मानते हैं, दूसरी तरफ के वो लोग भी थे जो इस दुनिया से हट के थे और इन्हीं दुनिया के जो हट के थे इनको हम मॉर्गन कहते हैं। अब ये मॉर्गन है क्या एक्चुअल में, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, हमने देखा कि गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी का अलग एक पार्ट होता है। फिर हमने देखा ये गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होते हैं, गवर्नमेंट एमएलए कैसे बनते हैं, हमने देखा राज्यसभा में राज्यसभा, हमने देखा लोकसभा, हमने देखा राज्यसभा, वो सारी बातें हमने पिछले लेक्चर्स में की हैं। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो लोग कहां पर रह रहे हैं, जिन लोगों को इन चीजों से तो एक जमाने से वास्ता नहीं था, इस पॉलिटिशियन से वास्ता नहीं था, जो जंगलों में रह रहे थे। फिर ये आगे आगे कैसे एक सोसाइटी में चेंज हो गए। और जैसे डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर या गांधी, महात्मा गांधी की बात करेंगे तो जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर की बातें कहीं कहीं पे थोड़े से क्या ना वो चेंज हो रही थी। मतलब डॉक्टर अंबेडकर क्या बता रहा था, वो बोल रहा था कि हमें पहले इंटरनल जो रिलीजियस हैं उनसे लड़ना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए। जो हमारे पास इंटर रिलीजियस मतलब क्या है कि जो हाई कास्ट लो कास्ट हैं जो इन्होंने बनाया था, क्षत्रियास विश्यास बनाए थे, शूद्रास बनाए थे, ठीक है ना, इनको क्या करना है, इनको पहले खत्म करना था, है ना। लेकिन महात्मा गांधी का ये माइंडसेट था कि हमें पहले किससे लड़ना है, अंग्रेजों से लड़ना है। अगर हम मार्गन की बात करेंगे, मार्चन की बात करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी कॉपी होती है, ठीक है ना, अगर मैं एक कॉपी लूं यहां से, मगर ये प्लेन कॉपी है, फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास कॉपी होता है इसका ये जो जहां से हम स्टार्ट करते हैं लिखना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉपी है, रूलर की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्गन। मतलब कि जो सेंटर में ना आता हो, जहां पे हम नहीं लिखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्गलाइज। मार्गलाइज मतलब करना, यानी कि किसी चीज को, किसी सोसाइटी को रिमूव करना मैन सोसाइटी से, इसको हम मार्गन कहते हैं। मार्गलाइज यानी कि रिमूव करना। इस पोर्शन पे हम नहीं लिखते हैं, इस पोर्शन पे हम सीरियल नंबर लिखते हैं, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, मार्गन। इसको क्या कहते हैं, मार्गन। अब ये मार्गन कैसे वजूद में आया, देखो क्या होता है। अब एक सोसाइटी की बात करेंगे, इस सोसाइटी में एक ऐसा भी कुछ लोग हैं जो अलग से थलग ले रहे हैं। अब एक किस बेस पे अलग होंगे, या इनका कल्चर अलग होगा, या इनका रिलीजन अलग होगा, या इनकी लैंग्वेज अलग होंगे, या ये लोग क्या होंगे, ये लोग पोर होंगे, हाँ, या ये लोग क्या होंगे, ये लोग इन लोगों से नहीं मिलते होंगे। ऐसी यही बता रहा है कि अगर हम मार्कन की बात करेंगे, मार्चन की बात करेंगे, ये जो कॉपी का ये वाला साइड होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मार्कन कहते हैं। अब जो ये वाला, अब ये जो सोसाइटी है, ये जो पूरी सोसाइटी है, ये कौन सी सोसाइटी होगी, ये वो सोसाइटी होंगी जिसके पास पावर होगा, ये वो सोसाइटी होंगे जो ब्राह्मण टाइप की सोसाइटी होंगे, ये वो सोसाइटी होंगे जिसके पास वेल्थ होगा, ये वो सोसाइटी होंगे जिसके पास हलत होगा। हलत मतलब जिसके पास हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज होंगे, हाँ, अच्छी खासी। और ये वो लोग होंगे जिनके पास एजुकेशन सिस्टम होगा, ये वो लोग होंगे जिनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, वो लोग होंगे जिसके पास सोशल होंगे, यानी कि वो लोग जो पावरफुल होंगे, वो लोग जो पावरफुल होंगे सोसाइटी में, ठीक है ना। अब ये लोग क्या कर रहे होंगे, इन्फोर्स कर रहे होंगे, दबाते होंगे, इनको अलग रखते होंगे, और यही लोग मार्गन कहलाते हैं।
मॉर्गन सोसाइटी, नॉट टू बी एट अ सेंटर ऑफ थिंग्स, यानी कि मॉर्गन मतलब कि ये सेंटर ऑफ थिंग्स में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ थिंग्स में प्रेजेंट नहीं है। टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई दिस साइड, यानी इनको फोर्स किया गया, आप अलग रह रहो, आप अलग रहो, बिकॉज वाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, वाई दे शुड रिमेन इन अ क्लोज्ड पाथ, वाई शुड दे रिमेन इन द फील्ड, इन another field, इनको अलग क्यों रहना था, क्यों, what is the reason behind that, they are because this can be the because of language, यानी कि इनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, this can be because of customers, हाँ वो कस्टमर्स डिफरेंट कस्टमर्स फॉलो करते होंगे, डिफरेंट रिलीजियस के ग्रुप से होंगे, जो वो क्या होंगे, वो पोर हो सकते हैं, वो रिच और पोर की डिफरेंस हो सकती है, दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट, दैट इज रीजन बिहाइंड दैट। जैसे हमारे एक टेक्स्ट, जो हमारे पास टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट में एक कहानी दी गई है, एक ग्रैंड माँ क्या करती है, अपने बच्चों को एक स्टोरी बताती है, क्या बताती है वहां पे, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दैट इज तब मतलब एक जब इंसान टेक्स्ट बुक पढ़ता है ना, उसका अलग ही मजा है। देखो स्टोरी इस तरीके से है, ग्रैंड माँ इनको बताती है, अपनी ग्रैंड सन्स को क्या बताती है, एक स्टोरी बताती है, क्या स्टोरी बता रहे हैं कि हम भी, ये जब आदिवासी का डांस होता है, हमारे स्टीरियोटाइपिंग ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, और जब भी हम आदिवासी की बात कर रहे हैं, हमें वो दिमाग में आता है जो जून लालाऊ, ठीक है ना, तो हमें क्या आता है कि ये लोग वो लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, ये लोग वो लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे, क्या ये वो लोग हैं जो पोर हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, ये वो लोग हैं जो अलग थलग दुनिया में रहते हैं। इनकी ग्रैंड माँ को एक स्टोरी सुनाती है, ये क्या सुनाती है कि जब भी टीवी पे एक एड आ जाता था, वहां पे ये आ जाता कि डांस आदिवासियों का, जैसे आज भी हम मूवी देखेंगे, मतलब वहां पे अगर आज भी मूवी देखेंगे कोई, वहां पे इस प्रकार के हमें पिक्चर्स मिलते हैं, आदिवासी है ना, वो डिफरेंट टाइप के कलर्स पहने हुए, ये बता रही है कि हम लोग जंगल में रह रहे थे, हम लोग जंगल के बादशाह हुआ करते थे, हम जिधर भी देखते थे वो लैंड हमारी होती थी, क्योंकि अगर हम किंगडम्स की बात करेंगे, वहां पर तो एक पर्टिकुलर लैंड है, जैसे आज भी हमारे पास ये एक जमीन यहां तक एक टुकड़ा है, दूसरे नेबर का इतना टुकड़ा हो, लेकिन ये बोल रहे थे हम इस जंगल में रह रहे थे जहां पर हम बादशाह थे, हमारी ओन लैंड थी, हम कुछ भी कर सकते थे, हम क्या एनिमल्स से वो जो उनके प्रोडक्ट्स ले सकते थे, प्लांट्स से मेडिसिन ले सकते थे, वो सारी चीजें हम क्या कर सकते, वो ले सकते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक वहां पे कुछ कंपनीज आए, इन कंपनियों ने क्या कहा, यहां पे हमें क्या करना है, इंडस्ट्रीज बनानी है, इंडस्ट्रीज बनानी है, तो हमें यहां की जमीन को खाली कर दो, और फिर जब खाली की गई उसके बाद एक और आ गई कि हम यहाँ पे माइनस हैं, ठीक है ना, इसको खोदना है, यानी कि उस जमीन को हमसे छीन ली गई और हमें वहां से शिफ्ट किया गया, और फिर हमारे पास कुछ टाइम तक ना हमारे पास रहने के लिए जगह था, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ गुज़ा था, नेक कुछ नहीं था, और आफ्टर सम टाइम की थोड़ी सी जॉब मिल गई, और आज हम कुछ लेवल पे हैं, यानी कुछ खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक स्टोरी है कि दैट मीन्स कि आदिवासी वही लोग थे, आदिवासी वही लोग थे जो जंगलों में रह रहे थे। हु आर द आदिवासीज, आदिवासी की अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, दैट इज ऑरिजिनल इनहैबिटेंट्स, ये वो लोग थे जो जंगलों में रह रहे थे, ये वो लोग थे जो कहां पर रह रहे थे, जो एक अलग दुनिया में, जंगलों में, फॉरेस्ट में रह रहे थे, ठीक है ना, वहीं पे सारा काम कर रहे थे। 1931 अगर हम एसटी की बात करेंगे, 1931 तक इनको रिजेक्टेड कहा जाता था। एसटीज की अगर हम बात करेंगे, एसटीज को क्या कहते थे, रिजेक्टेड कहते थे, रिजेक्टेड कहते थे, और 1935 से फिर इनका नाम एसटीज में आया, एसटीएस में आया। और एसटीज अगर हम की बात करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे एसटी कम्युनिटी की बात की गई है, आर्टिकल 366 क्लास 25, वहां पे ये बताया गया कि आप आर्टिकल 342 को देखो, 342 को देखो, जहां पर लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ये बताएगा कि कौन लोग एसटीएस में आते हैं, कौन लोग एसटीएस में आते हैं। मिजोरम और लक्षद्वीप की बात करें, 94.4% जो है वो इस आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, और नागालैंड प्लस मेघालय की बात करेंगे और 86.6% आदिवासी कम्युनिटी से आ जाती हैं। लेकिन आज का मामला अलग ही है,
आज एसटी सर्टिफिकेट फ्री में मिलते हैं और रिजर्वेशन पीक पे है। तो आदिवासी स्टेरियोटाइपिंग, आदिवासी स्टेरियोटाइपिंग। अभी स्टेरियोटाइपिंग है क्या, जो मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया था। पहले प्रिजस्ट्स आ जाते हैं जब हम किसी के लिए सोचते हैं कि बॉयज रोया नहीं करते, तो ये बन जाते हैं प्रिजस्ट। जब हमारे दिमाग में ये चीजें बैठती हैं कि जो बॉयज हैं वो रोया ही नहीं करते, ये बन जाते हैं स्टेरियोटाइप। ये बता रहे हैं कि स्टेरियोटाइपिंग क्या है, कि जब हम आदिवासी की बात करते हैं, आपके दिमाग में आ जाते हैं ये वो लोग हैं जो एक्सोटिक हैं, ये वो लोग हैं जो प्रिमिटिव हैं, ये वो लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास हैं। वहीं से हमारे दिमाग में एक स्टेरियोटाइपिंग उनके मामले में बन गई है। और रेजिस्टेंट टू चेंज, ये वो लोग हैं जो न्यू आइडियाज को नहीं मानते, उनके पास कोई न्यू आइडिया होता ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो चेंज को मानते ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो सोसाइटी से अलग थलग रह रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आदिवासी डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट कैसे हो गई आदिवासी में, कैसे कि लोग एक सोसाइटी में आ गए। और आज प्रेजेंट में तो आपको पता ही है क्या चल रहा है, वो फॉरेस्ट मेटल। फॉरेस्ट में क्या था, फॉरेस्ट में मेटल प्रेजेंट था, कॉपर प्रेजेंट था, गोल्ड प्रेजेंट था, सिल्वर प्रेजेंट था, एनिमल प्रोडक्ट्स प्रेजेंट थे, मेडिसिन प्रेजेंट थे। अब ये लोग इन सब चीजों से जानकार थे, ये लोग सब इन चीजों से जानकार थे। 19th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, इनको यहाँ से डीप नॉलेज थी इन चीजों की, मेटल की, किसकी, मेटल की हम डीप नॉलेज थी, कॉपर की डीप नॉलेज थी, सिल्वर की डीप नॉलेज थी, गोल्ड की नॉलेज थी, एनिमल प्रोडक्ट्स की ग्रेट नॉलेज थी, हर्बियर्स की ग्रेट नॉलेज थी। जब इन सब चीजों की इनको नॉलेज थी, नाउ दे वर द नॉलेजेबल, उनको पता थी कि कौन सा एनिमल, कौन सा एनिमल, किस चीज का एनिमल का प्रोडक्ट कहां कहां पर यूज होगा। और क्या हुआ 19th सेंचुरी में, कॉलोनियल रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने, आपको पता ही है, मैंने इससे पहले हिस्ट्री में भी पढ़ाया था, आपको तहस नहस कर दिया। उनके न्यू लॉज, उनको बताया गया कि अगर आपको टिम्बर की ट्रेड करनी है, और वो टिम्बर हमारे लिए बनानी है, हम रेलवेज कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको हमारे लिए काम करना है। अगर आपको फॉरेस्टर्स में रहना है, उनको इन ट्रीज को काटने पर मजबूर किया गया, ठीक है ना। फिर यही उनके पॉलिटिकल, यानी कि इफेक्ट पहुंच गया कहां से, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। हाँ, पॉलिटिकली इनको पॉलिटिकली कैसे इनके उनके उनके लिए उनके पास बेचारों को रूल थोप दे गए, क्योंकि वो लोग थे जिनके पास कोई लॉ नहीं था, जिनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे, जो अपने मौज मस्ती में रह रहे थे, लेकिन उनके पास लॉ थोप दी गई और इकोनॉमिकली वीक कर दी गए। उनके पास वो सारी प्रोडक्ट, वो सारे सोर्स ऑफ इनकम लिए गए, जैसे इस दादी ने हमारे टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है। लार्ज इंडस्ट्रीज एंड प्रोजेक्ट्स, वहां पे इन जंगलों में, वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाए गए, माइनिंग प्रोजेक्ट्स बनाए गए। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है, जहां पे 40,501 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये प्रेजेंट है। ये पूरी लैंड फॉरेस्ट की थी, अब ये नेशनल पार्क्स में कन्वर्ट होगी। और 543 हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरिया है, जिनमें 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर जिसका एरिया है। तो आप देखो, जब ये चीजें बन गई, जब ये चीजें नेशनल पार्क्स बनाई गई, जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, जब इंडस्ट्रियल्स बनाई गई, जब माइनिंग प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जब ड्रेन्स को बनाए गए, जब ये सारी चीजें बनाई गई, और इन चीज क्या किए, ये चीजें ये लोग जो थे, इनको डिस्प्लेस किया गया, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर किया। अब उन्होंने क्या किया, लॉस सोर्स ऑफ इनकम, जो इनके पास सोर्स ऑफ इनकम था, इन्होंने ये पूरा कुछ जो है लॉस किया, इनके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम बचा ही नहीं। नाउ द मैन दे टुक द फार्मिंग लैंड्स, द फार्मिंग लैंड्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय दीज मॉर्गन पीपल्स, बाय दीज tribals that were lived in the forests. Now they were forced to lose this a source of income. अब इन्होंने फार्मिंग लैंड कल्टीवेट करना सीख लिया आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इनको डिफिकल्ट हो गया ये सारी चीजें करने। अब ये सोसाइटी में आने लगे, अब वो लॉज को फॉलो करने लगे, अब वे इन इस चीज में आने लगे, पॉलिटिक्स में आने लगे, लेकिन बहुत सारा मुश्किल इन चीजों से हो गया। माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, अगर हम बात करेंगे माइनॉरिटीज, देखो अगर हम कोई ग्रुप है जो
मार्जिन में है, यानी मार्जिन में है। मार्जिन मतलब कम ये लोग हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, इनको सता सकते हैं ना ये बाकी कम्युनिटी वाले, अब इनको टारगेट कर सकते हैं ना, माइनॉरिटीज लोगों को टारगेट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट यहाँ इंडिया की बात करेंगे, यहाँ की पॉपुलेशन, अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करेंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन तो कम है, मुस्लिम पॉपुलेशन तो कम है, लेकिन आपको ये पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, एक कोई भी जिसको पावर में आना है उसको जरूरी है माइनॉरिटीज का वोट भी प्रेजेंट हो। मेजॉरिटी वोट से वो नहीं जीत सकता। मेजॉरिटी के वोट से, यानी कि हिंदुज्म अगर मेजॉरिटी है, उसको किसी माइनॉरिटी का वोट लेना जरूरी है, ठीक है ना। ये एक खास बात कहते हैं। अगर वो ऐसा ना होता, मेजॉरिटी वाले क्या इन माइनॉरिटीज को खत्म ही कर दे, on the basis of religious, on the basis of culture, on the basis of tradition, on the basis of language, इन चीजों के बिना पर माइनॉरिटीज को खत्म भी कर सकते थे, है कि नहीं। अब इस चीज को तो बचाना भी है, इस चीज को भी बचाना भी है, और माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, इस चीज को बचाने के लिए हमारे संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स दी गई, और चैप्टर नंबर जो आइंदा जो कन्फर्मिंग मार्जिनलाइजेशन है, इसमें हम देखेंगे कौन कौन से एक्ट बनाए गए। 1989 एक्ट की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, हमारे पास है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। यहाँ पे ये बताया गया कि हर एक जो भी इंडिया का नागरिक हो वो फ्री है, वो कोई भी रिलीजियस को चूज कर सकता है, वो कोई भी रिलीजियस, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, मुस्लिम हो, इस्लाम हो, कोई भी रिलीजन को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, कल्चरल और एजुकेशन राइट्स जो है वो भी संविधान इन मार्जिनल पीपल्स को देता है। सेफगार्ड committed to protection. What's the reason behind that? Why the Constitution of India gives the fundamental rights in order to safeguard, in order to protect these minor communities? Minor community को protect करने के लिए, minor community को बचाने के लिए इनके पास ये चीजें दी जाती हैं। और Indian culture and diversity, in order to protect the Indian culture, in order to protect the diversity, equality and justice, जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ी थी, जब हमने क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था, जब हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जब इंडिया आजाद हुआ और यहाँ पे पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका था, पाकिस्तान अलग हो गया था, इंडिया अलग हो गया था, अब एक दो डिवीजन ऑलरेडी हो चुके थे। अब ये कितना मुश्किल था, यहाँ पे जहाँ पे 8 मेजर रिलीजियस के लोग रह रहे होंगे, जहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस, जहाँ पे 16 पल्स, जहाँ पे लोग रह रहे होंगे, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोग रह रहे होंगे, वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना कितना बड़ा मसला था। लेकिन जो हमारे रूलर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, कितना मुश्किल था उस टाइम पे, और कैसे फिर प्रोविंसेस को, कैसे डिफरेंट स्टेट्स को, फिर आगे हैदराबाद को कैसे इंडिया में मिला दिया गया, वो कहानी मैंने आपको बताया था। लेकिन ये मसला ये है कि सेफगार्ड, अगर ऐसी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस मुस्लिम कम्युनिटी है, ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस जैन कम्युनिटी है, ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस सिख कम्युनिटी है, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज डिफरेंट है, कश्मीरीज हैं, ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस कल्चर कास्ट, ये सब चीजें हैं। और इन चीजों को मद्देनजर रख के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कितनी बड़ी काम है। अब देखो मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, अब हम देखेंगे थोड़ा मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन की बात करेंगे। 200 to 11th सेंचुरी में 14.2% मुस्लिम है जो प्रेजेंट है इंडिया में, और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख एक टेबल दिया गया है कि अगर पक्का हाउस की बात करेंगे तो हिंदूज के पास 65.4% के पास पक्का हाउस है, 65.4% हिंदूज के पास पक्का हाउस है, और इलेक्ट्रिसिटी 75.2% हिंदू के पास इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। ऐसे ही टैप वाटर 43.7% हिंदूज के पास टैप वाटर मौजूद है। और मुस्लिम्स की बात करेंगे 63.8%
पक्का हाउस मुस्लिम्स के पास है। ऐसी 67.5% मुस्लिम्स के पास इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है और 35.8% मुस्लिम्स के पास टैप वाटर है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे 69.3% पक्का हाउस क्रिश्चियनिटी के पास है। ऐसी 86.2% इलेक्ट्रिसिटी क्रिश्चियनिटी के पास है। ऐसी 48.0% टैप वाटर है। सिख की बात करेंगे 91.3% जिनके पास पक्का हाउस है। ऐसी 96.0% जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। 49.3% जो सिख के पास टैप वाटर प्रेजेंट है। ये एक चार्ट था जो हमारे टेक्स्ट बुक क्लास 8th पॉलिटी में दिया गया है। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे, हिंदूज में 63% लिटरेसी रेट है, मुस्लिम्स में 47% लिटरेसी रेट है, क्रिश्चियंस में 74% लिटरेसी रेट है, सिख्स में 67% रेट है, बुद्धिज्म में 71% रेट है, और अगर हम बात करेंगे जैन में तो 80% है। तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम अगर हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे वो जैन में प्रेजेंट है, दैट इज 80%, और सबसे लोएस्ट 56% दैट इज इन मुस्लिम्स। अगर हम स्टीरियोटाइपिंग की बात करेंगे, आज भी मुस्लिम्स में ये स्टीरियोटाइप पाया जाता है कि बुर्का जिनके पास प्रेजेंट है वो मुस्लिम्स हैं, जिनके पास लॉन्ग बीड है या फिज है उनके पास क्या है, वो मुस्लिम्स हैं। ये स्टीरियोटाइपिंग है। ये भी बताया गया था कि मुस्लिम्स के पास मुस्लिम्स टाइप के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मदरसे में बच्चों को डालते हैं, लेकिन जब एनालाइज किया गया वहां पे ऐसी बात नहीं थी, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी वो एक कम्युनिटी थी जिनके पास वाटर फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल थे, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी, जिनके पास ये सारी स्कूल फैसिलिटीज नहीं थी। जैसे हम बात करेंगे हैदराबाद की, जब हैदराबाद में नहीं त्रिवेंद्रम की बात करें, त्रिवेंद्रम है ना कैपिटल ऑफ केरला की अगर हम बात करेंगे, केरला में लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे फोकस दिया किन पे, यहाँ पे स्कूल्स में, एजुकेशन में, सिस्टम पे, वहां पे हायर लिटरेसी रेट है। तो देखा गया कि मुस्लिम्स के पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी, मुस्लिम्स के पास ये सारी चीजें नहीं थी, और इसीलिए वो क्या रहे, वो पीछे रहे एजुकेशन सिस्टम में। और ऐसी बात नहीं है कि वो सारे मदरसों में ही जाना चाहते हैं। हाँ, नो डाउट मुस्लिम्स ये चीज करते हैं, इसमें शक नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि द रीजन बिहाइंड दैट मुस्लिम्स आर पुअर इन द एजुकेशन सिस्टम, दीज पीपल्स आर गोइंग टू मदरसा ना, ये मसला नहीं है, बल्कि उनके पास ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो ये थी आज की क्लास जो हमने देखा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, अब इस मार्जिनलाइजेशन को, अब इन एसटीज को, अब इन एससीज को तो प्रिजर्व भी करना है, क्योंकि मेजॉरिटी के लोग ज्यादा हैं, माइनॉरिटी के लोग कम है। अब इन माइनॉरिटी को प्रिजर्व रखने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्ट बनाए, गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉ बनाए, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी रिजर्वेशन रखी, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।